इजराइल का पक्का इरादा ईरान का परमाणु खाक करेगा। नेतन्याहू ने खाई कसम, खामेनेई की परमाणु साइट खत्म। इजराइल की ताबड़तोड़ बौछार, निशाने पर नतांज, इस्फहान, फोर्डो न्यूक्लियर। परमाणु साइट पर स्ट्राइक, फाइनल फाइट। इजराइल और ईरान के बीच पिछले 8 दिनों से भीषण जंग जारी है। इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को ध्वस्त करने की कसम खा ली है। नेतन्याहू खामेनेई के परमाणु ख्वाब को मिट्टी में मिलाने का प्रण ले चुके हैं। 19 जून को इजराइल ने ईरान की परमाणु साइट पर ताबड़तोड़ हमले किए। नेतन्याहू ने ईरान के नतांज, इस्फहान और अराक न्यूक्लियर प्लांट पर मिसाइल की बौछार कर दी। इजराइल के हमले में खामेनेई के परमाणु कार्यक्रम को बहुत नुकसान पहुंचा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी यानी IAEA के मुताबिक इजराइल हमलों में ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को नुकसान, ईरान के खोंडवा हैवी वाटर रिसर्च सेंटर में भारी नुकसान, रिसर्च सेंटर की कई इमारतें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई, न्यूक्लियर डिस्टिलेशन यूनिट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। अब सवाल है कि क्या इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से ध्वस्त कर पाएगा? ये सवाल अहम इसलिए भी क्योंकि ईरान की परमाणु ताकत को खत्म करने के लिए फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट को तबाह करना बहुत जरूरी है। ईरान का सबसे अहम परमाणु केंद्र है फोर्डो प्लांट। ईरान का फोर्डो प्लांट जमीन के अंदर बंकर में है। बंकर तबाह करने के लिए इजराइल के पास हथियार नहीं है। बावजूद इसके इजराइल ने ईरान के फोर्डो परमाणु ठिकाने पर मिसाइलों की बरसात की है, लेकिन जमीन के काफी अंदर होने और मजबूत सुरक्षा कवच के चलते फोर्डो परमाणु ठिकाने को नुकसान नहीं पहुंच सका है। इसलिए इजराइल अमेरिका से मदद की अपील कर रहा है। अमेरिका की मदद से ही इजराइल का ईरान को परमाणु ताकत से मुक्त करने का प्रण पूरा हो सकता है। ईरान के फोर्डो प्लांट को खत्म करने के लिए अमेरिका के GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर की जरूरत है। मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर यानी MOP के कई वार से ध्वस्त होगा फोर्डो परमाणु ठिकाना। अमेरिका के पास 30,000 पाउंड बंकर बस्टर बम है। अमेरिका के बंकर बस्टर बम से खाक हो जाएगा फोर्डो प्लांट। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि ईरान के सभी परमाणु ठिकानों को खत्म करने के लिए अमेरिका का इंतजार नहीं करेंगे। नेतन्याहू ने फिर से अपना प्रण दोहराते हुए कहा है कि ईरान के सभी परमाणु ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए इजराइल प्रतिबद्ध है। इनमें ईरान का फोर्डो परमाणु ठिकाना भी शामिल है। इजराइल के हमले में ईरान को जानमाल का भारी नुकसान हो रहा है। ईरान में अब तक कम से कम 657 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 263 नागरिक और 164 जवान हैं। इजराइल के हमले में 2037 लोग घायल भी हुए हैं। ईरान भी इजराइल पर पलटवार करने में पीछे नहीं है। ईरान ने शुक्रवार यानी 20 जून को लगातार दूसरे दिन इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ईरान ने यह हमला बीरशेबा में किया। ईरान की मिसाइल बीरशेबा में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पास गिरी, जिससे कई कारों में आग लग गई। आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा है। इस हमले में 6 इजरायली नागरिक घायल भी हुए हैं। गुरुवार को ही यानी 19 जून को भी ईरान ने बीरशेबा शहर पर मिसाइलें दागी थी, जो एक अस्पताल पर गिरी थी। इस हमले में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। ईरान के हमले में अब तक इजराइल के 24 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 600 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। ईरान के मुकाबले इजराइल को नुकसान कम हुआ है। नेतन्याहू का मकसद ईरान के सभी परमाणु ठिकानों को नेस्तनाबूद करना है। इसके लिए उसे अमेरिका का साथ चाहिए। अगर नेतन्याहू को अपना मकसद पूरा करने के लिए ट्रंप का साथ नहीं मिला, तो नेतन्याहू कुछ दिनों में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, और ये बड़ा फैसला मिडिल ईस्ट में 3rd वर्ल्ड वॉर को जन्म दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। धमाके, बर्बादी, बारूद की गंध, ये दोनों ही तरफ है इजराइल के भी शहरों में और ईरान में तो खास तौर पर दिखी रही। लेकिन बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इजराइल ने ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ अटैक किया है। अराक के हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला। मैक्सार की सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि अराक रिएक्टर में भारी तबाही हुई है। इजराइल ने अराक को निष्क्रिय करने का दावा किया था और वैसा ही कुछ दिखाई भी पड़ा है। अराक का हैवी वाटर रिएक्टर पूरी तरीके से तबाह हो गया है। यानी यहां पर अब आगे शायद ही कभी न्यूक्लियर रिलेटेड कोई काम हो सके, क्योंकि उसको करने के लिए भी दशकों लगेंगे इस जगह पर वैसी सुविधाएं बनाने के लिए। 4 खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं।
और रोजाना हम लोग चर्चा कर रहे हैं बदलते परिदृश्य, बदलते समीकरणों को लेकर। मेजर जनरल जेके बंसल मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मेरे साथ सुरेश गोयल जी जुड़ रहे हैं पूर्व राजनयिक के तौर पर, बहुत स्वागत है आपका भी। मेरे साथ तपेश चौधरी ग्रुप कैप्टन इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही सुरेंद्र सिंह लाली साहब फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर, विदेशी मामलों के जानकार के तौर पर। आप सभी का स्वागत करते हुए सबसे पहला सवाल मेजर जनरल जेके बंसल आपकी तरफ मैं रखना चाहूंगा। ऐसा लग रहा है मेजर जनरल जेके बंसल, मेरा नहीं, जो लोग वॉर को, जो लोग इन टर्म्स को समझते नहीं हैं, जो लोग डिप्लोमेसी को समझते नहीं हैं, ऐसे लोग बहुत बड़ी तादाद में होते हैं। शायद 2-3% लोग ही बहुत बेहतर तरीके से डिप्लोमेसी और इन इक्वेशन को समझते हैं, बाकी सब लोग उसी तरीके से देखते हैं जिस तरीके से चीजें आ रही होती हैं। तो मैं उन लोगों की तरह से सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि सब लोग खबरें सुन रहे हैं लेकिन जानना चाहते हैं होगा क्या। तो क्या ऐसा हो सकता है, जिस तरीके से ये जंग एक एक करके 8 दिन पूरे कर चुकी है, क्या ईरान इजराइल जंग भी ईरान इराक जंग या रूस यूक्रेन जंग की तरह से सालों चलने वाली है? जेके बंसल साहब। राजीव जी नमस्कार। बहुत ही सर। बेहतरीन प्रश्न आपने पूछा है ये। मुझे नहीं लगता कि ये वार इतनी लंबी चलेगी, क्योंकि उसका कारण ये है कि दोनों ही देश बड़े इंटेंसिटी से लड़ रहे हैं, और जिसका इरादा या जिसको कभी सोचा नहीं था इजराइल ने, तो इजराइल के ऊपर भी काफी अटैक हो रहे हैं। और अटैक में से उनके 10-20% जो हैं इजराइल की मिसाइलों को वो नहीं रोक पा रहे हैं। इसलिए इजराइल के अंदर में बहुत जो है विध्वंस हो रहा है, काफी डिस्ट्रक्शन हो रहा है। और जो अभी नए उनके सेनाध्यक्ष हैं ईरान के, और जो सीडीएस हैं, और जो उनके जो आरजीसी के आईआरजीसी के कमांडर हैं, उन्होंने एक जो अपनी स्ट्रेटजी बनाई है और जो मिसाइलों का जखीरा निकाला जा रहा है, और कुछ मिसाइल ऐसी भी हैं जो ओरेसिनिक टाइप की हैं, तो इस प्रकार से काफी इजराइल के ऊपर में इस तरह के झटके लाते हैं। हालांकि इजराइल ने 40% उनके लॉन्चर खत्म कर दिए गए हैं, और जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं उन पर भी वार किया जा रहा है। जहां तक आपने फोर्दो की बात करी, उसमें फोर्दो जो है करीब 100 मीटर नीचे, करीब 300 फीट से भी ज्यादा है, और जो GBU-57 है ये करीब 200 फीट तक जा सकता है। तो इसलिए उसको भी एक पूरा ये पक्का नहीं है कि वो कर पाएगा। हालांकि जो अभी इजराइल ने इस बात का सोच लिया है कि हम वहाँ कमांडो भेजेंगे और उनको खत्म करना है, तो ये युद्ध इसलिए ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, क्योंकि अभी जो ईरान के पास में, अगर दोनों की शक्तियां कमजोर हो जाएंगी, लेकिन अगर इजराइल के साथ में अमेरिका खड़ा हो जाता है तो उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। लेकिन ईरान को हालांकि बयानात आ रहे हैं, रूस से भी आ रहे हैं और चीन से भी आ रहे हैं कि वो उसको सपोर्ट करेंगे। ग्राउंड पे कोई सपोर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि रूस जो है वो फंसा हुआ है यूक्रेन के अंदर में, तो कोई ऐसा युद्ध की सामग्री या युद्ध के हथियार नहीं भेज सकता। चाइना जो है वो कुछ हथियार भेज जरूर रहा है, लेकिन अपने सैनिक कभी नहीं भेजेगा। तो इस स्थिति में या तो प्रेशर में आके जो 2 हफ्ते का टाइम जो है प्रेसिडेंट ट्रंप ने दिया है, और ईरान जो डील पर साइन कर देता है, उनकी शर्तों को मान जाता है। शर्त एक ही है कि वो न्यूक्लियर हथियार ना बनाए, जिसमें अमेरिका भी यही कह रहा है, इजराइल भी यही कह रहा है। अगर ये बात मान लेता है तो बात खत्म हो जाएगी। अगर नहीं मानता है तो इस युद्ध में अमेरिका को भी कूदना पड़ेगा, कूदेगा, क्योंकि अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करता है। इसके अलावा जो अमेरिका के अंदर में यहूदियों की एक बहुत बड़ी लॉबी है, वो भी प्रेशराइज करके अल्टीमेटली अमेरिका को युद्ध में उतरना पड़ेगा। और जब अमेरिका और इजराइल अटैक करेंगे तो उस समय जो है खात्मा काफी हो जाएगा ईरान का, विध्वंस, और हो सकता है रिजीम भी चेंज हो जाए। जिस तरह का ये खामनेई को खत्म करने की सोच रहे हैं, तो इस प्रकार से ईरान का भलाई इसमें ही है कि वो डील पर साइन करे और ये युद्ध को खत्म करे, नहीं तो ये वहीं पर खत्म हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। जो विश्व युद्ध की बात यहाँ से नहीं होएगा। विश्व युद्ध तब होता है जबकि अमेरिका का इंटरेस्ट तो है, लेकिन रशिया का, चाइना का इंटरेस्ट इतना नहीं है कि वो आके अपने आप को इसमें झोंके। चाइना का इंटरेस्ट है ताइवान, रशिया का इंटरेस्ट है यूक्रेन। तो अभी ये जो है ऐसी स्थिति बनेगी, बड़ी अनसर्टेनिटी है, लेकिन इसमें ईरान को काफी नुकसान होगा। अगर या फिर अंदर ही अंदर क्या पता ऐसा चल रहा हो कि ये तो कयास हैं। और आज मैं सवाल भी उनके रख रहा हूं जो आम जनता है। मेरी कई लोगों से आज बात हुई, मुझे टॉपिक पहले से पता था कि हम किस पर चर्चा करने वाले हैं, तो बहुत ज्यादा
क्लिष्ट सवाल नहीं इसीलिए रखूंगा क्योंकि लोग जो सोच रहे हैं शायद उन्हीं सवालों के जवाब पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बड़ी खबर का रुख करता हूं, फिर मैं एम्बेसडर सुरेश गोयल आपके पास आता हूं। इजराइल ने तेहरान पर भीषण हमला किया है। 50 से ज़्यादा फाइटर जेट से इजराइल ने अटैक किया है। न्यूक्लियर प्रोग्राम और इंडस्ट्रियल साइट पर हमले हुए हैं। ईरान के मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट पर भी हमले हुए हैं। इजराइल ने सेलेक्टेड टारगेट पर हमले किए हैं, यानी प्रिसीजन स्ट्राइक है, कोलेटरल डैमेज नहीं है। जहां चाहा वहीं पर पिन पॉइंट जीरो इन करके स्ट्राइक इजराइल ने तेहरान के अंदर की है। और जैसा इजराइल अमेरिका पहले ही कह चुके हैं, एयर सुप्रीमेसी ओवर ईरान वो हासिल कर चुके हैं। शायद इसीलिए इजराइल के जेट्स बेखौफ जाते हैं और तबाह करके चले आते हैं। एम्बेसडर सुरेश गोयल, मैं रूस यूक्रेन की जंग को यहां पर रखते हुए सवाल आपके सामने पूछूंगा। लोग जो हम बात कर रहे हैं, बहुत सारी जनता, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को इर्रेस्पेक्टिव है कि तब जो बाइडेन थे और अब ट्रंप हैं, लेकिन अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन एक फिक्स्ड पॉलिसी और सोच के साथ चलता है। वो जैसे यूक्रेन के साथ खड़ा नजर आ रहा था, यूक्रेन को वेपन भी दे रहा था, डिप्लोमेटिकली भी मदद कर रहा था। इजराइल के मामले में बयानबाजी तो खूब हुई है, लेकिन अब तक उस तरीके से खुलकर सामने नहीं आया है कि वेपन प्रोवाइड करने लगे। इजराइल लगातार कुछ मांग रहा है वेपन्स, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। वजह क्या दिखती है आपको? देखिए, ट्रंप का जो एटीट्यूड है इस सारे चीज में, वो एक बहुत अलग सा एटीट्यूड है उसको। ट्रंप को यह है कि जब शुरू में भी बिफोर इजराइल का अटैक हुआ था, ट्रंप का था कि ईरान और यूएसए आपस में बातचीत कर रहे थे कि ताकि ईरान के जो प्रोग्राम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर रोक लग सके। इजराइल ने हमला किया, कहा कि हाँ, हम ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकना चाहते हैं, ये सब करना चाहते हैं। लेकिन जहां तक मैं समझ पाता हूं, इजराइल का असली मकसद था कि ईरान में एक तख्ता पलट कैसे हो सकता है। आपने देखा भी होगा कि जैसे ही हमले शुरू हुए तो रजा पहलवी के बयान आने शुरू हो गए और कॉल आनी शुरू हो गई ईरान के लोगों के लिए कि भाई ये वक्त आ गया है आपको खड़ा होकर के जो आपके जो हुक्मरान हैं उनको हटाने का, ये सब करने का। इजराइल की तरफ से ये बातें बयान आए काफी कि, और ये भी कहा गया कि अब ये जो है आपके जो हुक्मरान हैं इनको यहाँ से हटाना जरूरी है, आप हटाइए। आप, हमारी लड़ाई आपके साथ में नहीं है, हमारी लड़ाई आपके हुक्मरान के साथ में है ये। लेकिन दोनों के मकसद में थोड़ा बहुत फर्क था ये। तो अब अगर ट्रंप कह रहे हैं कि मेरे को उम्मीद है कि ईरान से बातचीत शुरू हो जाएगी, उन्होंने कहा है दोबारा से आज सुबह भी कि हम दोबारा बातचीत शुरू करना चाहेंगे, और अगर बातचीत शुरू होती है उसके लिए मुझको 2 हफ्ते का वक्त चाहिए ये। अब 2 हफ्ते में अगर बातचीत शुरू हो जाती है तो मेरे ख्याल है फिर यूएसए का हमला करना एक बेमानी सा हो जाएगा, शायद नहीं होगा। लेकिन अगर बातचीत शुरू हो भी जाती है तब भी ये काफी शक की बात है कि यूएसए हमला करेगा या नहीं। ट्रंप बाय नेचर वो युद्ध के खिलाफ है हमेशा। उन्होंने पहले भी कहा था, जब यहाँ पर प्रेसिडेंट बन के आए तब भी कहा था कि मैं युद्ध के खिलाफ हूँ, ये युद्ध खत्म कर दूंगा, ये वाला युद्ध खत्म कर दूंगा। खत्म नहीं हो पाया वो बात अलग है, लेकिन खिलाफ रहे हैं वो। तो मुझे अभी भी इस चीज के बारे में लगता है कि 2 हफ्ते के बाद भी काफी सोचेंगे वो कि युद्ध करना है या नहीं करना है। तब तक मेरे ख्याल है देर भी हो जाएगी काफी, क्योंकि ये युद्ध मुझको नहीं लगता कि 2 हफ्ते चलेगा। इस युद्ध में दोनों की ही शक्ति काफी तेजी से कम हो रही है, इजराइल की भी, ईरान की शायद ज्यादा तेजी से खत्म हो रही है, लेकिन ईरान फिर भी बड़ा देश है, उसको सस्टेन कर सकता है। तो देखना ये होगा कि तब तक ये युद्ध चलता है या नहीं चलता है। मेरे ख्याल है उससे पहले शायद युद्ध खत्म हो जाए, लेकिन अगर नहीं होता है फिर भी मुझको शक है कि यूएसए युद्ध में कूदेगा।
यूएसए युद्ध में कूदेगा, एम्बेसडर सुरेश गोयल को शक है इस बात को लेकर, और शायद इजराइल चाहता भी यही है कि अमेरिका इस युद्ध में कूदे और इसका हिस्सा बने। लेकिन बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं, फिर आगे सवाल का सिलसिला शुरू करूंगा। इजराइल ईरान के बीच लगातार भीषण जंग जारी है। तेहरान के गिशा में इजरायली सेना ने हमले किए हैं। हमले में बताया जा रहा है कि ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मौत हुई है, या फिर टारगेट ही उसी न्यूक्लियर साइंटिस्ट को किया गया था, क्योंकि न्यूक्लियर रिसर्च, न्यूक्लियर एनरिचमेंट ये तब हो सकता है जब साइंटिस्ट वहां पर मौजूद हो। कुछ न्यूक्लियर साइट के सेंट्रीफ्यूज तो बदले जा सकते हैं, लेकिन अगर साइंटिस्ट बेहतर नहीं मिलेंगे तो न्यूक्लियर प्रोग्राम अपने आप खतरे में आ जाएगा। शायद इसीलिए ये हिट, टारगेटेड अटैक ये सीनियर ऑफिशियल्स या साइंटिस्ट के ऊपर किए जा रहे हैं। इजराइल ईरान के बीच भीषण जंग जारी, और इजराइल के टारगेट पर टॉप ऑफिशियल्स और टॉप साइंटिस्ट ज्यादा रहे हैं इस वक्त। मेरे साथ खास मेहमान लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं इस बड़ी खबर के साथ। तपेश जी मेरे साथ, ग्रुप कैप्टन तपेश जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। ग्रुप कैप्टन तपेश, ये पूरी तरीके से एक नॉन कॉन्टैक्ट वॉर है, एरियल सुप्रीमेसी का सारा खेल है यहाँ पर, और उसी के जरिए सब कुछ हो रहा है। लेकिन मैं खुद को ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आप जैसे एक्सपर्ट से भी बात कर रहा हूं और कॉमन आदमियों से भी बात कर रहा हूं जो खबरों पर नजर रख रहे हैं, वो कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं कि इजराइल का ऑब्जेक्टिव दरअसल है क्या, इजराइल चाहता क्या है। क्या इजराइल न्यूक्लियर साइट्स को खत्म करना चाहता है, या इजराइल रिजीम चेंज करना चाहता है? एक जंग किसी एक ऑब्जेक्टिव के साथ चलती है, इजराइल चाहता क्या है तपेश जी? अगर आपके दूसरे सवाल का पहले जवाब देता हूं, क्या इजराइल रजीम चेंज करना चाहता है, तो रजीम चेंज करने के बाद भी इजराइल का ऑब्जेक्टिव वही रहेगा। वो बात अलग है कि वो रजीम के थ्रू कराए, लेकिन इजराइल का ऑब्जेक्टिव रजीम चेंज करना नहीं है। अमेरिका ने इस बात को अपनी पोस्चरिंग को दिखा के ये बोला कि रजीम हम चेंज करना चाहते हैं, जिससे कि आगे कभी हमें ऐसी परेशानी ना हो, जो अमेरिका इस बात के लिए फेमस भी है। इजराइल का जो एम है, देखिए इजराइल का मैटर ऑफ सर्वाइवल है। साइज में आप देखेंगे इजराइल बहुत छोटा कंट्री है, ईरान बहुत बड़ा कंट्री है। अगर ईरान वहां पे 10 मिसाइल मारेगा तो इजराइल में डैमेज ज्यादा होगा बजाय ईरान के, बिकॉज एरिया डिस्पर्स ज्यादा है उस हिसाब से। तो ये जब इजराइल को लग गया, और जितनी भी इजराइल के पास अपने मुसाद एजेंट्स के थ्रू जितनी इंटेलिजेंस उसने गैदर करी, जितना IAEA के पास से उसको पास रिपोर्ट आई, तो और ईरान 1979 के बाद से, जब से खुमैनीज पावर में आए हैं, तब से वो इजराइल को अनऑथराइज ऑक्यूपेंट मानते रहे, और बीच बीच में हिजबुल्ला, हुती और हमास के थ्रू उन्होंने अपना प्रॉक्सी चलाया। तो ये जब मैटर ऑफ सर्वाइवल है, तो मैं उस दिन का वेट तो करूंगा नहीं कि जिस दिन वो 4 मिसाइल मारेगा न्यूक्लियर। 400 बाई 100 किलोमीटर का मेरा कंट्री है, तो 4 न्यूक्लियर मिसाइल में खत्म हो जाएगा। तो मुझे उनका एम यही था कि जो पहली चीज तो उसका न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्लांट जितने भी हैं वो खत्म किए जाए, क्योंकि अगर वो बिजली बना रहा है तो उसके लिए उस ग्रेड का इवन 50-60% ग्रेड का यूरेनियम इनरिचमेंट करने की जरूरत नहीं है, जो ईरान कर रहा है। तो यानी कि अब ये उस स्टेज पे बैठा था कि 60 से 85% पहुंच के वो न्यूक्लियर बम बना सकता था। दूसरा है बैलिस्टिक मिसाइल, उसने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स की कैपेबिलिटी को इतना बढ़ा लिया, और ये रिपोर्ट्स आई, ओपन सोर्स में भी आई, कि अब एवरी ईयर वो 1000 बैलिस्टिक मिसाइल बना सकता है, यानी कि 3 साल में 3000, यानी कि 6 साल में 7-8 हजार, 10,000, धीरे धीरे अगर वो कैपेबिलिटी बढ़ाता जाता है, तो इतना हैवी बैलिस्टिक मिसाइल्स का जखीरा खड़ा करके वो किसके लिए बना रहा है? ओब्वियसली उसकी दुश्मनी इजराइल से है। अमेरिका इजराइल का सपोर्ट क्यों कर रहा है कि पूरे मिडिल ईस्ट में अगर आप देखें तो बहुत लंबे समय से ईरान एक अकेला देश है जो अमेरिका को आंखें दिखा रहा है। इसलिए अमेरिका अपने बिजनेस सीन्स को देखते हुए, अपने प्रभुत्व को देखते हुए वो इजराइल के साथ खड़ा है, और हिस्टोरिकली भी साथ में। और इजराइल की ज्यादातर एयरफोर्स जो है वो अमेरिकन वेपन से ही चलती है, अमेरिकन एयरक्राफ्ट से। तो इस केस में ये युद्ध, अब ये मौका इसको सबसे अच्छा ये लगा कि उधर रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, ठीक है, इधर अब ये मौका था। अच्छा, अब हम सब ये बात भी कर रहे हैं कि इजराइल ने बिना किसी बात के उस पर अटैक कर दिया, तो भाई ईरान ने क्यों अटैक किया था लास्ट ईयर? उसके पास 140 मिसाइल मारी थी, तब तो किसी कंट्री ने कुछ नहीं बोला। तब तो सब एवरीबॉडी के ही हैज ओन राइट, क्योंकि तुमने हिजबुल्ला को मारा। अरे हिजबुल्ला से तुम्हारा क्या लेना देना है? अरे तो अपने सेल्फ राइट में है, तो इजराइल को पूरा अधिकार है इस चीज को डिफेंड करने का, अपने आप को डिफेंड करने का, और ये खत्म करेगा इसको। मतलब तपेश भाई, आप मानते हैं कि इजराइल उस डॉक्ट्रिन पर, ईरान उस डॉक्ट्रिन पर काम कर रहा है जहां पर अगर वो अचीव कर लेता है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, तो पहला निशाना बिना किसी वार्निंग के इजरायली होने वाला है? बिल्कुल।
अगर की बात नहीं है, ईरान पे भरोसा नहीं कर सकते। अगर ईरान पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है तो आपने उस ग्रेड का न्यूक्लियर इनरिचमेंट क्यों किया? इसमें इसका क्या कारण है? आप वहां पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स या अपनी सारी चीजें वर्ल्ड के सामने क्यों नहीं रख रहे हो? आईएईए को आपने 2019 के बाद से सारी इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी? तो अगर कोई ये करता है तो ओब्वियसली कोई क्लैंडस्टाइन नेटवर्क काम कर रहा है। सब जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया उसकी सपोर्ट करता है, जितने भी प्लांट्स हैं और अदर थिंग्स हैं वो रसिया से सप्लाइड हैं। तो अगर ईरान ये अगर वर्ल्ड के सामने रख देता कि नहीं मेरा प्रोग्राम ये नहीं है, तो इजराइल को जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप देखिए कि ये जो मैंने सुना ना कि वर्ल्ड लंबे टाइम तक नहीं चलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। Exactly. अब आप देखिए ईरान के पास ऑप्शंस क्या है, मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट लूंगा। ईरान के पास जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी उसके हिसाब से करीब करीब 3000 बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा था अभी, जिसको वो आगे बढ़ाना चाहता था, जिसमें से हम ये मान के चलते हैं, सारे एक्सपर्ट भी ये मानेंगे कि 30-35% मिसाइल्स उसमें से ऐसी थी जो इजराइल को कवर कर सकती है, अराउंड 2000 किलोमीटर रेंज, सेजल की जिसमें बात से कर वो रहे हैं। 400 के करीब मिसाइल ऑलरेडी मार चुका है, यानी कि उसकी 1/3 से ज्यादा मिसाइल खत्म हो चुकी है, 2/3 का जखीरा बचा है। अब वो कितने दिन चलेगा, पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, आप ये मान के चलिए, हम इसको नॉन कॉन्टेक्ट वार बोल रहे हैं, वो टाइम ज्यादा नहीं है, अब दूर नहीं है, जब हिजबुल्लाह, हूती और हमास ग्राउंड से अटैक करेंगे उनके लड़ाके इजराइल के ऊपर, तीनों तरफ से घेर के, तो ये कॉन्टेक्ट वॉर होगा और इजराइल अपने प्रॉक्सीज को सही समय पे इस्तेमाल करेगा। और इसलिए अमेरिका तब तक लड़ाई में नहीं उतरेगा जब तक इजराइल इस युद्ध को हारने की स्थिति में नहीं होगा। जब तक इजराइल का अपर हैंड है तब तक अमेरिका इसको साइडलाइन से ही देखेगा। एकदम आपने नटशेल में चीजें सामने लाकर रख दी कि अमेरिका उतरेगा नहीं, लेकिन सिचुएशन बदलेगी। हालांकि इजराइल के या ईरान के प्रॉक्सीज ऑन ग्राउंड क्या करेंगे ये भी बहुत सोचने वाली बात होगी। हालांकि हिजबुल्लाह या हमास या हूतीज यमन में है, काफी दूर है, लेकिन हिजबुल्लाह तो काफी कमजोर हो चुका है। खैर, सुरेंद्र सिंह लाली मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपसे भी वही सवाल, क्योंकि आज मैंने सवालों को लोगों के जरिए छाना है। अगर अमेरिका इजराइल साथ आते हैं, मैं थोड़ा आपसे डिटेल में जवाब चाहूंगा, जैसे मैं अपने हर मेहमान को वक्त दे रहा हूं। इक्वेशंस क्या हो सकती हैं? अमेरिका इजराइल साथ में आते हैं, क्या रूस जो और चीन जो अभी तक सिर्फ ये कह रहे हैं इजराइल ने हमला करके गलत किया, ये आगे खुलकर सपोर्ट में आ सकते हैं? क्या ये पूरा हिस्सा पर्शियन गल्फ और रेड सी के आसपास फैल सकता है जिससे पूरे विश्व को प्रभावित करे? नमस्कार राजीव जी, मैं इस मामले को एक भारतीय की दृष्टि से देखना चाहता हूं और मैं अपना पहलू एज अ भारतीय रखना चाहता हूं। इजराइल और अमेरिका चाहते क्या हैं, पहले इस पे बात करते हैं कि अगर तो वो एक तो इजराइल चाहता है कि उनके न्यूक्लियर ठिकानों को निस्ते नाबूद किया जाए, बिल्कुल जायज है, और वो चाहते हैं तख्ता पलट करना। अब ये तख्ता पलट करना, वो शोले पिक्चर में था कि गब्बर सिंह को बकरी का बच्चा छोड़ना है कि पकड़ के उसको ले आओगे आप, इतना आसान नहीं है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान गया। अब वो तो अफगानिस्तान तो ऐसी कंट्री जहां पे रात को फ्लाइट भी नहीं उड़ सकती और एयरपोर्ट भी नहीं, लाइटिंग भी नहीं है। अमेरिका ने वहां पे 2.3 ट्रिलियन डॉलर खर्चे, जिसमें से 32 बिलियन डॉलर का तो पाकिस्तानियों ने चूना लगा गया। उसके बाद क्या हुआ, अमेरिका जिस तालिबान से लड़ने आया था उन्हीं को हाथ पैर जोड़ के, उन्हीं को असला दे के और हमारे खित्ते में मलबा डाल के चले गए। और आप देख ही रहे हैं कि 90s के बाद में वो सारा जो गंद है वो हमारी कंट्री में आना शुरू हो गया थ्रू पाकिस्तान। तो वो अमेरिका एक अफगानिस्तान को नहीं संभाल पाया। अब 9.5 करोड़ का ईरान, जो कि खूब लड़ाइयां लड़ चुका है, जिसके पास 3rd हाईएस्ट ऑयल रिजर्व्स हैं, और उसको पता है कि अगर उसने दुनिया को रोकना है तो किस तरह से उसने सी रूट्स को भी चोक करना है, क्योंकि उसमें से एक सी रूट तो सिर्फ 25 किलोमीटर चौड़ा है। तो अगर वहां किश्ती टेढ़ी करके खड़े कर देगा तो दुनिया भर में इन्फ्लेशन आ जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप साहब तो वैसे ही घर पे संभाल नहीं पा रहे हैं इन्फ्लेशन, तो दुनिया भर में मसला आ जाएगा ऑयल प्राइसेस के अंदर भी। तो जब उनसे तालिबान नहीं समझा तो इस खित्ते में आके वो क्या करना चाह रहे हैं। अब मैं एज अ भारतीय कहना चाहता हूं कि हमारे पास साउथ एशिया में कंट्रीज है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव्स,
चाइना, श्रीलंका, ईरान, उसके बाद नेपाल और भूटान। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उसके बाद अगर कहीं तख्ता पलट कर में ये ईरान को भी उस तरीके से बर्बाद कर जाते हैं, क्योंकि ना अमेरिका से इराक संभला है कभी, जब भी वो वहां गए तो उन्होंने उसको जो था उससे भी नीचे कर दिया। मतलब अमेरिका इराक में गया था कहने के लिए वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, वो आज तक नहीं मिली। बिन लादेन वहां नहीं मिला, सितंबर 11 का लिंक वहां नहीं मिला। पर मजे की बात ये नहीं है, मजे की बात है कि ये सब पाकिस्तान में मिला। और उसी जर्नैल को डोनाल्ड ट्रंप साहब बड़ी प्यार से उनको लंच करा रहे थे 3 दिन पहले। उन्होंने F-16 भी दे दी उन्हें और IMF के लोन भी दे दिए उन्हें। तो अगर ये इनसे नहीं संभलता है तो सोचिए कि ये कितना बड़ा मसला हमारे खित्ते में हो सकता है, इतना बड़ा मलबा आ सकता है ये। क्योंकि फिर इसमें चाइना तो है ही और नॉर्थ कोरिया है, और मुझे नहीं लगता कि ये बहुत लंबी चल सकती है वॉर। क्योंकि देखिए, ईरान के पास एयरफोर्स तो है नहीं है, और इजराइल का भी $725 मिलियन दिन का खर्चा आ रहा है। इसीलिए वो बेंजामिन नेतन्याहू चाह रहे हैं कि वो फटाफट किसी तरह से इसमें अमेरिका को लपेटे, क्योंकि अब तक जितना खींच सकते थे नेतन्याहू ने खींच लिया है। अब उनको अमेरिका को लाने की पूरी कोशिश है। बल्कि अभी इस समय जब हम बात कर रहे हैं, जिनेवा में मीटिंग चल रही है जर्मन एम्बेसडर के घर में, जहां यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और यूरोपियन यूनियन के लीडर बैठे हुए हैं, इसमें बात कर रहे हैं। पर डोनाल्ड ट्रंप साहब का कुछ पता नहीं है। उन्होंने आज सवेरे तारीख दे तो दी, वो चड्डा साहब वाली तारीख पे तारीख, क्योंकि वो हर बात पे 2 हफ्ते की बात करते हैं। तो आज उन्होंने कहा अमेरिका में कल रात को कि मैं 2 हफ्ते में से देखूंगा। पर ट्रंप साहब का पता नहीं कि शाम को उनके कान में क्या कोई फूंक जाता है और वो फिर भेज दें, क्योंकि उनके जो एयरपोर्ट के जो सी कैरियर्स हैं, प्लेन कैरियर्स हैं, वो यहाँ की तरफ चल पड़े हैं। उनके हवाई जहाज यहाँ आ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें अब अमेरिका का आना लगभगता है, क्योंकि इजराइल में इससे ज्यादा क्षमता नहीं है। और मैं एक बात क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब एक व्यापारी आदमी है, वो बेस्ट डील मेकर तो बनना चाहते हैं, बन नहीं पा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने 13 दफा ये बोल दिया कि जी हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो है वो पीस मैंने करवाया, वो करवाया नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। पर मध्य की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब एक व्यापारी आदमी है। वो यूक्रेन गए, उस लड़ाई में गए तो उन्होंने फट से पर्चा पकड़ा दिया यूक्रेन वालों के कि भैया मुझे तुम्हारे रेयर अर्थ चाहिए। पाकिस्तान के साथ वो क्रिप्टो की डील कर रहे हैं। और उसके बाद मेरे को लगता है कोई बड़ी बात नहीं कि इसमें, बहुत बड़ी बात बोलने वाला हूं मैं, कि कोई बड़ी बात नहीं कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब की और रशिया की भी बैकहैंडेड डील हो। क्योंकि एक बात को समझिए कि अगर ईरान का ऑयल मार्केट में आने में रुकता है तो किसे फायदा होगा? दक्षिणी देश तो वैसे भी हमसे परेशान है। वो कहते हैं कि आपने इंडिया से रशिया का फायदा होगा इसमें, तेल ले लिया, इसीलिए हम उसको तोड़ नहीं पाए। तो ये अब अगर अब नहीं संभला, जो कि मुझे मुश्किल लग रहा है, तो ये चीज और बड़ी हो सकती है। और ये रायता, राजीव जी, ज्यादा भी फैल सकता है, ज्यादा भी फैल सकता है। पूरे वर्ल्ड का 20% ऑयल और करीब 30% गैस इस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से निकलता है। और अगर यहां पर ईरान प्रेशर में आकर परेशान होकर कुछ एडवेंचर कर जाता है तो यहां समझिए कि इसका असर बहुत बड़े इलाके में पड़ने वाला है। हालांकि फिर जो इशारा सुरेंद्र सिंह लाली कर रहे थे, फिर फायदा होगा रूस का, और रूस का फायदा होने के पीछे अगर ट्रंप की कोशिश काम आती है तो फिर इंटरनल काफी ज्यादा सिरे आपस में जुड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। राजीव जी एक बात, अगर एक बात बोल लूं कि रूस के फायदे में ट्रंप का फायदा है, क्योंकि ट्रंप ने कहा था मैं 1 हफ्ते में ये युद्ध निपटाऊंगा, उससे निपटा नहीं है। तो ट्रंप भी कहना चाहता है रूस को कि तूने जो करना है कर ले, इसको निपटा, क्योंकि मैं एक डील मेकर हूं, मैं अपनी कंट्री में फंसा पड़ा हूं, मैंने लॉस एंजलिस में आर्मी बुला ली है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखो ट्रंप ने आज तक रूस के अगेंस्ट उस तरह की स्टेटमेंट नहीं दी है। और हम तो बड़े ही उस सोच पे हुए थे जो कि रूस की और अमेरिका की लड़ाई। ट्रंप ये तो कह चुके हैं कि पुतिन एक क्रेजी इंसान है, पागल इंसान, ऐसा बोल चुके हैं। लेकिन ट्रंप के जो बयान हैं वो बयान ठीक उसी तरह से हैं। मैं ट्रंप के बयानों से कहीं ज्यादा एम्बेसडर सुरेश गोयल के बयानों पर यकीन कर लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ट्रंप आने वाले दिनों में अपने ही बयान का उलट बयान सामने रख देंगे। खैर, डॉक्टर जेके बंसल मेरे साथ में, जनरल जेके बंसल इस वक्त जुड़े हुए हैं। जेके बंसल साहब, अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन मान लीजिए फोर्डो
का जो न्यूक्लियर प्लांट है जिसे बेंजामिन नेतन्याहू चाहते हैं तबाह कर दें, जो कि अंडरग्राउंड है, या बाकी मदद के लिए अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आगे नहीं बढ़ता है, जरूरतें पूरी नहीं करता है, तो नेतन्याहू के पास ऑप्शन क्या बचते हैं? यह जंग अब नेतन्याहू के लिए ऐसी हो गई है कि हलक के बीच में आ गई है, अब बाहर भी नहीं निकाल सकते और अंदर जाना भी मुश्किल हो रहा है। देखिए, जो अभी आपने बिल्कुल सही कहा, ये अब दो सिचुएशन है। एक तो ये है कि जो इनका एम न्यूक्लियर साइट को डैमेज करने, डिस्ट्रक्ट करने का है, डिस्ट्रॉय करने का, वो पूरा नहीं हो पा रहा, और वो पूरा बिना अमेरिका की मदद के नहीं होगा। दूसरा बहुत बड़ी चीज ये है कि जो कि इजराइल को भरोसा था कि उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें आयरन डोम है, डेविड स्लिंग, एरो 3, एरो 2, और अब साथ में थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट, सब आने के बाद भी जिस तरह से जो है इजराइल के ऊपर अटैक हो रहे हैं अमेरिका इसकी तरफ से, ईरान की, वो बहुत ही घातक है। और घातक में अभी उन्होंने फतेह मिसाइल चली है, एक उनके पास सेजल मिसाइल है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। तो इस प्रकार से जो जखीरा है तो वो डैमेज करता रहेगा। तो अब इससे ज्यादा वो एयर डिफेंस तो बढ़ा नहीं सकते। जब एयर डिफेंस नहीं बढ़ा सकते तो अब क्या है, अब ये है कि हमले जो हैं ईरान के ऊपर बढ़ाए जाएं, उनके जो लॉन्चर हैं, मिसाइल लॉन्चर है, उनको खत्म किया जाए, बैलिस्टिक मिसाइल को खत्म किया जाए, प्रोटेक्शन को किया जाए, तो वो बहुत जरूरी हो जाता है। तो उस जरूरी होने के लिए अमेरिका का आना इस समय आवश्यक हो जाता है। अगर अमेरिका नहीं आता तो इजराइल के अंदर में बहुत ज्यादा डैमेज और डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, जिससे कि फिर मामला संभालना मुश्किल हो जाएगा। और जहां तक इजराइल कोशिश कर रहा है न्यूक्लियर ठिकाने, हालांकि उन्होंने अराक पे कर दिया, अब बुसरा पे भी सोच रहे हैं, बुसर जो उनकी एक जगह, बुसर एक जो प्लांट है, हालांकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा है कि अगर उसके ऊपर अटैक होता है तो एक चेरनोबिल जैसा हो जाएगा माहौल, और वहां सारे खित्ते में रेडिएशन फैल जाएगा। लेकिन जो इजराइल लगा हुआ है, और इजराइल की भी एक लिमिटेशन है, हालांकि वो कभी 50 जहाज भेजता है, पहले दिन तो काफी भेजे थे, तो उससे जो मामला अभी संभल नहीं रहा। तो अब संभलने के लिए जो 15 दिन का टाइम दिया है, हो सकता है उससे पहले अमेरिका को इस युद्ध में कूदना पड़े, क्योंकि जो डिफेंस, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ईरान के, उन्होंने क्लियर कट कह दिया है कि हम किसी बातचीत के लिए तैयार नहीं है जब तक कि युद्ध बंद ना किया जाए और इजराइल हमारे ऊपर से अटैक करना बंद ना करे, जिसको इजराइल कभी करेगा नहीं। तो हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो जिनेवा के अंदर में अभी यूरोपियन लीडर के फॉरेन मिनिस्टर और जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और जो विटकॉफ जो हैं, एक एम्बेसडर हैं डोनाल्ड ट्रंप के, वो भी पहुंच गए हैं। पर मुझे नहीं लगता कोई बातचीत उसमें आगे बढ़ेगी, बिल्कुल आगे बातचीत नहीं बढ़ेगी। और ये अगर इस समय संभाल नहीं पाए, अगर ईरान के ऊपर अभी कंट्रोल इजराइल ने नहीं किया, तो इजराइल को खत्म कर देगा। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बिल्कुल है, क्योंकि अब आप ये देखिए कि ईरान जो उनका इस खित्ते के अंदर में, उन्होंने अरब के ऊपर अटैक कराया है हूती के थ्रू, ईरान के ऊपर में जो है एक अंकुश लगाना इस समय बहुत जरूरी है, इजराइल के लिए भी और पूरे खित्ते के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए। क्योंकि इन्होंने पाले में हूती, हमास और हिजबुल्ला, अगर न्यूक्लियर मटेरियल के हाथ में लग जाता है न्यूक्लियर बॉम्ब, तो ये डर्टी बॉम्ब डालेंगे सब जगह। अब ये बताइए कि जब इजराइल से दूरी ईरान की 1500 किलोमीटर है, तो इजराइल और वहाँ के जो और कंट्रीज हैं, उसमें आप जॉर्डन ले लीजिए, इजिप्ट ले लीजिए, सीरिया, लेबनान, इनके साथ लड़ाई हुई, समझौता हो गया। लेकिन ईरान का क्या मतलब है कि वो जो है इजराइल के साथ में दुश्मनी अपने इस कट्टरवादिता के नाम पे पाले हुए है, और वो वहाँ का खलीफा बनना चाहता है। और अरब मुमालिक में, उस खित्ते में कोई भी ये नहीं चाहता कि ईरान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब हो, ना तो तुर्की चाहता, ना अरब चाहता, कोई कंट्री, और हमास को भी कोई नहीं चाहता। तो इस तरह से जो मंसूबा पाला हुआ है, ये शायद अब खत्म हो जाएगा। और जिस तरह से जो अभी एक और भी इन्होंने जो अभियान शुरू कर दिया है कि जो खामनेई के जो बंकर हैं उनके पास में अटैक कर दिया, अगर वो अटैक हो जाता है तो वहां पे एक अफरा तफरी मच जाएगी, और हो सकता है वहां पे यानी ईरान की तबाही से ईरान के ही पड़ोसी मुल्क कहीं बहुत खुश भी हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि ईरान जो वहां का जो है, अभी बताइए, ईरान के पास में भी तेल है, सऊदी अरेबिया के पास है, अभी इनकी इकोनॉमी देखिए कहाँ पर है, और सऊदी अरेबिया की कहाँ पर है। तो इनकी एक लड़ाई, जो नेतन्याहू ने कहा था कि ये इनका अभिशाप है, ये जो है एक एविल है, दूसरी तरफ आशीर्वाद है। तो बाकी जो कंट्री हैं
वो सब जो मॉडरेट टाइप के हैं, इन्होंने जो ये क्या हुआ, अभी न्यूक्लियर की बात करते हैं, 1980 के अंदर में जब इराक ने अपना एक न्यूक्लियर प्लांट बनाया था तो ईरान ने उसके ऊपर अटैक किया था, हालांकि वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। 1981 में फिर इजराइल ने अटैक किया था, जब वो ईरान जो है वो इराक को नहीं बनाने दे रहा था, तो अब क्यों बनाता है ये। दूसरा जो है, जो कट्टरवादिता है, उससे जो इराक के जो उस समय जो सल्तनत थी या जो उनके लीडर्स थे, उनको ये खतरा था कि ये कट्टरवादिता हमारे कंट्री में भी आ सकती है। यही कारण है कि इराक ने ईरान के ऊपर अटैक किया था और वो लड़ाई 8 साल चली थी। हालांकि उसको भी बाद में जाके यूएन में ही समझौता मतलब कराया सर, गया मैं जो था। समझ पा रहा हूं अब तक आप लोगों की बातचीत से, जो मैं समझ पा रहा हूं, मुझे टोक दीजिएगा अगर मैं गलत समझ रहा हूं, कि इस लड़ाई को ज्यूज वर्सेस मुस्लिम बनाने की जो कोशिश थी वो अभी इस पूरे एरिया में कहीं ज्यादा शिया और सुन्नी की भी लड़ाई है और ज्यूज वर्सेस मुस्लिम की भी लड़ाई है, लिहाजा ईरान की तबाही में कोई साथ देने को आगे नहीं बढ़ रहा। खैर जो भी हो, तपेश जी आपका रुख करूंगा, नहीं मैं एम्बेसडर गोयल आपका रुख करूंगा। और रिजीम चेंज की बात हम लोगों ने बहुत सारी की, सभी रिजीम चेंज का इशारा दे रहे हैं। अगर खamenei हट जाते हैं, वहां कोई और आ जाता है, तो क्या उससे इतना बड़ा असर पड़ेगा? क्या खamenei के खत्म होने से बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा? रिजीम चेंज क्या आपको लगता है हल है, और ऐसा हो सकता है क्या विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट है? देखिए, पहली बात तो हमें देखना पड़ेगा कि हम रिजीम चेंज की बात कर रहे हैं कौन से मुल्क में, ईरान में। अगर आपको याद हो 1979 में भी जब चेंज हुआ था रिजीम, तो यूएसए के कहने से नहीं हुआ था, इजराइल के करने से नहीं हुआ था। ईरान में खुद ही लोगों ने वहां पर, चाहे गलत हो या सही हो, ये चेंज हुआ था ईरान के लोगों की वजह से। राइट सर। कि रेवोल्यूशन हुआ, चेंज हो गया। किसी भी बड़े देश में रिजीम को चेंज करना इतना आसान नहीं होता है जितना कि हम सोच बैठते हैं कि हाँ हो जाएगा रिजीम, चाहे टारगेट कुछ भी हो। इजराइल का जो स्ट्रैटेजी है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, वो ये है कि अगर वो ईरान के लोगों को कन्विंस कर सकता है कि जो ईरान में नुकसान हो रहा है, एयर रेड्स हो रही है, न्यूक्लियर ठिकानों पर अटैक हो रही है, वो सब जो हो रहा है वो खमेनी की वजह से है। बात है, उनका नाम खमेनी है, पता नहीं आजकल लोग खamenei क्यों कर कर जी दिया। हाँ, ये आपने अच्छी बात बोली। कोई खुमैनी बोलता है, कोई खamenei बोलता है, कोई खamenei बोलता है। खैर हम ईरान के ताकत बोल सकते हैं। तो जो खमेनी है, उनको की खिलाफ ईरान में एक मूवमेंट खड़ा हो जाए कि ये खमेनी के हटने से शायद ये खत्म हो जाए। मुझे नहीं लगता कि इजराइल के अटैक से ईरान में लोगों के मन में खमेनी के लिए एक उनको हटाने की जो भावना होनी चाहिए या पैशन होना चाहिए, वो खड़ा होगा। आपने देखा होगा बल्कि इजराइल के हमलों के बाद में ईरान के लोग खुद ही एक्चुअली इजराइल के खिलाफ हो रहे हैं कि हमारे ऊपर अटैक किया जा रहा है। ये बात अलग है कि ईरान में, मैं जहां पर 3-4 बार जा चुका हूं, कि ईरान की भी यंगर लोग जो है वो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म से या जो खमेनी के रूल से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन कोई समझे कि बाहर के अटैक से ये चेंज हो जाएगा, तो वो भी संभव नहीं है। तो इसीलिए मुझको जो लगता है कि इजराइल का जो एक मकसद है कि चेंज किया जाए, वो चलता रहेगा जब तक कि उनको ये नहीं लग जाएगा कि भाई अब हमें भी कहना चाहिए कि हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए हैं। इसीलिए वो अपना ऑब्जेक्टिव बार बार जो सामने रखते हैं वो ये रखते हैं कि हमें ईरान की न्यूक्लियर पावर को खत्म करना है। देखिए, मैं यहाँ पर एक चीज साफ साफ कहना चाहूंगा, मुझको ये नहीं है कि ईरान में खमेनी मेरे को खास दोस्त है या इजराइल से मेरे को खास दोस्ती है, लेकिन ये बताइए कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था पहले इजराइल में शुरू हुआ था या ईरान में शुरू हुआ था? आप खुद जरा हिस्ट्री देखिए पहले आप। इजराइल को लगा कि उनकी जो अरब देशों से जो दुश्मनी है उसको रिजॉल्व करने के लिए एक पावर फैक्टर होना चाहिए न्यूक्लियर वेपन्स, और इसीलिए इजराइल को भी अभी भी ज्यादातर बोलते हैं, इजराइल को और नॉर्थ कोरिया को, कि ये दोनों मुल्क
अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर वेपन कंट्री एग्जैक्टली, है। यस यस यस। तो अगर इजराइल एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री है, चाहे अनडिक्लेयर्ड हो, तो आप ये बताइए कि ईरान, जिसकी दुश्मनी इजराइल के साथ में डिक्लेयर्ड दुश्मनी है, वो क्या करेगा? वो क्या वो अपनी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं करेगा? ये बात, उसके साथ में दूसरी चीज ये भी है, क्या ये पॉसिबल है आज कि कोई भी देश अपनी सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करे? क्योंकि उनको मालूम है कि अगर न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल हुआ तो पहली बात तो जो डिस्ट्रक्शन होगा वो बियॉन्ड टेरिटोरियल कंट्री बॉर्डर्स होगा। यस। और दूसरी चीज ये कि जो भी इस्तेमाल करेगा उसके जवाब में कोई ना कोई दूसरा मुल्क भी न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेगा, बढ़ेगा आगे वो। तो ये न्यूक्लियर धमकी देकर के एक जो खड़ा किया जाता है बवाल कि न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी, न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी, वो कहने की बात है, इतना आसान नहीं होगा। सीधी सी चीज ये है कि जब ईरान से दुश्मनी क्यों है इजराइल की, किसी ने जिक्र किया था हमास, हूथी, हिजबुल्लाह, ये सारे ग्रुप मिलकर के इजराइल को घेर रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, और सबकी सपोर्ट आती है ईरान से। तो उनको ये लगता है कि अगर ईरान का तख्ता पलट हो गया तो ये जो ग्रुप है जो कि इजराइल को घेरे हुए हैं, इनकी भी शक्ति कम हो जाएगी। तो वो चाहते हैं कि ईरान का तख्ता पलट हो, लेकिन मुझको नहीं लगता इतना आसान होगा। तो कहां तक खींचेंगी? मेरे ख्याल से सर, इजराइल ऑक्टोपस की तरह ईरान को देखता है, और ये हूतीज, हमास, हिजबुल्लाह उसके टेंटिकल्स हैं जिनको पहले खत्म किया गया, और अब शायद सीधे ऑक्टोपस पर वार करने की इजराइल कोशिश कर रहा है। समाप्त करें सर, फिर आगे बढ़ता हूं। नहीं जी, बस मैं इतना ही कह रहा था। तो उसके लिए अगर यूएसए की और ईरान की बातचीत होती है और उसमें अगर ये हो पाता है कि हाँ देखिए हमने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को चाहे पूरा खत्म किया नहीं किया लेकिन बैक ट्रैक कर दिया है, तो एक कहने को मिल जाएगा ईरान को, इजराइल को भी, कि हमने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया है और जो दोनों देश हैं वो मिलकर के हम इस वॉर को खत्म कर रहे हैं। इसीलिए मैं देखता हूं कि अगर इस वॉर खत्म हो जाती है और ईरान मान जाता है तो ठीक है, वरना यूएसए बीच में आएगा, लेकिन वॉर के तौर पर नहीं, बातचीत के नतीजे लेकिन पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा संशय लगता है, क्योंकि 60 दिन जैसे ही वो मियाद पूरी हुई, 61वें दिन अटैक कर दिया था इजराइल ने। और शायद इजराइल के लिए यूएस और ईरान के बीच में ये जो म्यूचुअल कंसेंसस पर, एग्रीमेंट पर पहुंचना इजराइल के लिए शायद उतना एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि वो बाद में वो चीज़ें जैसे बराक के ओबामा के टाइम में समझौता हो गया था और बाद में डोनाल्ड ट्रंप उससे बैक ट्रैक कहते हैं। खैर, तपेश चौधरी सर, क्या ये टेस्टिंग ग्राउंड बन गया है इजराइल और ईरान का वॉर? जहां तक इस वॉर ने एक सबक भी, एक इंफॉर्मेशन कहें, एक एक्सपीरियंस को अमेरिका, रूस, चीन इनके सामने रखा है कि आयरन डोम कितना पेनिट्रेट हो सकता है और इजराइल ईरान कहां वीक है, कहां से इन दोनों को चोट पहुंचाई जा सकती है। ये वॉर इस तरह के राज नहीं खोल रहा है? देखिए, इजराइल ने तो वॉर जो है, जब से इजराइल 1948 से एग्जिस्टेंस में आया, इजराइल ने छोटे बड़े वॉर बहुत सारे लड़े और अपनी कैपेबिलिटीज को उसी सर्वाइवल के थ्रू बढ़ाया। इजराइल तो योम किपुर वॉर में भी सारी सेनाएं घुसाई थी, अंदर घुस के फिर बड़ी प्लानिंग के साथ उनको बाहर निकाला गया। तो ऐसा नहीं है कि इजराइल की वीकनेस वो पता नहीं है। इजराइल की लोकेशन और इजराइल का साइज उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है, और इजराइल के आसपास के जो देश हैं जिसमें से एक भी उसके साथ खड़ा नहीं होता है, ये उसकी दूसरी वीकनेस है। तो आप सोचिए कि जिन अरब कंट्रीज से वो लड़ चुका है सबसे, कहीं ना कहीं बाद में अमेरिका के इन्फ्लुएंस में, चाहे अब इजराइल की ताकत की वजह से वो सारे समझौते हुए बाद में, आप देखिए 13 के करीब तो मिडिल ईस्ट में बेसिस हैं अमेरिका के, तो इसलिए बाकी कंट्रीज तो नहीं है। लेकिन आप एक बात सोचिए ना कि अभी एक पैनलिस्ट ने बोला कि इजराइल ने अगर न्यूक्लियर बनाया तो ईरान को अधिकार है। इजराइल ने किसके ऊपर अटैक किया आज तक? इजराइल तो अपने सेल्फ एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहा है। ईरान जो 2000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, उसको क्या प्रॉब्लम है इजराइल से? अरे भाई, तुम अगर बॉर्डर पे होते तब तो ठीक है यार, तुम्हारा एरिया छीन लिया, तुम्हारे लोगों को परेशान कर रहे हैं, तुम्हारे लोगों को मार रहे हैं। लेकिन अगर तो आप पूरे मिडिल ईस्ट का खलीफा बनना चाहते हो और खलीफा बन के और अपनी ताकत का
तरह से इजहार करना चाहते हो तो वो तो गलत है। तो इजराइल का मैटर जो था वो ईरान के मैटर से, न्यूक्लियर प्रोग्राम से बिल्कुल अलग है। एक सेल्फ सर्वाइवल है, एक अपनी ताकत दिखाने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए है, पहली चीज। दूसरी चीज जो है कि अब इसमें लड़ाई जो है, ये जो बात हुई थी कि बैक ट्रैक हो जाएगा और इजराइल ये दिखा सकता है कि चलो भाई हमने भी अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया और उनको न्यूक्लियर हमने थोड़ा बहुत तो उनको कम कर दिया, उनकी पूरी पावर खत्म नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। पर आप देखिए कि इस लड़ाई में इजराइल को बहुत नुकसान हो रहा है और होगा आगे और हो चुका है। और इजराइल ये काम बार बार नहीं करेगा। इस बार जो मुझे लगता है कि इजराइल इस काम को अधूरा नहीं छोड़ सकता, वो वंस फॉर ऑल इस चीज को खत्म करेगा। ये श्योर करेगा कि एटलीस्ट अब नहीं तो अगले 8-10 साल मेरे शांति से यहाँ बीतेंगे। तो वो बैक ट्रैकिंग का पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा, अमेरिका की बार बार बात हो रही है। अमेरिका की इसमें सब जानते हैं ग्राउंड फोर्सेस तो घुसेंगी नहीं, ग्राउंड एयरफोर्स सपोर्ट ही तो है एक। और अमेरिका से उसको क्या चाहिए, जो हम बोलेंगे GBU-57 30,000 पाउंडर बम ही तो चाहिए जो उसके पाडो न्यूक्लियर प्लांट के नीचे चला जाए। लेकिन वो भी इतना आसान नहीं है, बहुत स्टडीज रिक्वायर्ड है। अगर रेडिएशन हो गया तो कितना बड़ा ब्लास्ट होगा, या सिर्फ रेडियो एक्टिव रेडिएशन होगा, कहां कहां तक फैलेगा, तो ये एक अलग चीज है। एक और पॉसिबिलिटी बनती है, इजराइल इज फेमस फॉर इट्स स्पेशल फोर्सेज ऑपरेशंस। अगर ईरान को वो इतना वीक कर देता है तो अगर अमेरिका साथ भी नहीं आता है तो अगर उसे सिर्फ 1-2 न्यूक्लियर प्लांट को करना है तो एयर सुप्रीमेसी उसके पास में, वो स्पेशल फोर्स ऑपरेशन कर सकता है। बट ये निश्चित है कि ये बहुत रिस्की है। सही कह रहे हैं, सोसाइटल ऑपरेशन तो मोसाद ने बहुत बार किए। तो ये एक पॉसिबिलिटी और है। सही कह रहे हैं आप इस चीज को। लेकिन एक बात यहां पर यह भी है कि सारे जितने भी न्यूक्लियर प्लांट्स हैं इसकी जानकारी सभी देशों को होती है। IAEA हो या इंटरनेशनल न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स हो, उसमें यह बात तय है कि कोई भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर अटैक नहीं करेगा। तो ये कितने जायज है, ये भी एक सवाल है जो एक चर्चा का बड़ा लंबा दायरा यहां पर बनाते हैं। लेकिन सुरेंद्र सिंह लाली, मैं आपसे थोड़ा सा पीछे जाके समझना चाहूंगा, आज जो चीजें इस वक्त हो रही हैं इजराइल ईरान के बीच में, शायद इस पूरे एरिया में जो कुछ हो रही है, रेड सी से लेकर और इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बीच में जो कुछ हो रहा है, एक अब्राहम अकॉर्ड हुआ था। वो अब्राहम अकॉर्ड जानबूझकर जमीन पर उतरने नहीं दिया गया कि आज की ये सिचुएशन पैदा हो सके, या फिर उस अब्राहम अकॉर्ड को केवल दिखावे के तौर पर सामने लाया गया था? भाई, कहा तो ये जाता है कि इस अब्राहम अकॉर्ड को सैबोटेज करने के लिए 7 अक्टूबर हुआ। पर मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट एक सबटरेनियन कॉन्फ्लिक्ट है। ये आज से नहीं है, ये पिछले 40-50 साल से चल रहा है। ठीक है, उसके बाद भले ही शाह ऑफ ईरान 70s में गया था, पर ये एक सोच का फर्क है। जैसे हमारी और पाकिस्तान की एक सोच का फर्क है, जिसको मैं इंग्लिश में बोलता हूँ इट्स अ सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट। तो ये एक सोच का फर्क है दोनों को, और ये इतना आसान नहीं होगा। अब सर ने बोला कि जी अमेरिका की अगर एयर पावर है, अगर एयर पावर से सोल्यूशन निकलता, रजीम चेंज होता, तो आज अफगानिस्तान अमेरिका उसको अच्छे से सूद के चला जाता। तो बड़ी बात यह है कि इसमें अब बेंजामिन नेतन्याहू के कुछ पर्सनल कमियां भी रही हैं। एक बात को समझिए कि बेंजामिन नेतन्याहू अंग्रेजी में बोलते हैं ही इज आल्सो नाउ राइडिंग द टाइगर, वो शेर की सवारी कर रहे हैं कि अगर वो शेर को नहीं चलाते हैं, शेर से नीचे उतरते हैं, तो वो शेर उन्हें खा जाता है। तो एक ये भी बहुत बड़ा मसला। और दूसरा, आज रशिया की भी स्टेटमेंट आ गई इसमें कि आप जो उनके सुप्रीम लीडर हैं उनको आप, उन्होंने वार्न किया कि उनको आप अगर सोच रहे हैं कि उनको मारेंगे तो उससे एक बार पहले सोचिए, क्योंकि रशिया का भी एक न्यूक्लियर प्लांट जो ईरान में है, वहां पे 200 लोग काम कर रहे हैं, जिसका नाम है बुशर न्यूक्लियर प्लांट। तो अब अगर ये रायता फैलता है तो और बड़ा फैलता है, और अमेरिका अगर बूट्स ऑन द ग्राउंड लाएगा नहीं तो एयर पावर से तो रजीम चेंज होगा नहीं। अब इजरायली टैक्टिकल फोर्सेस कहां जाके क्या करेंगी, ये फिल्मों में ज्यादा होता है। क्योंकि मैंने एक चीज तो देखी, जब इजराइल में भी 7 अक्टूबर को हुआ, तो वहां उनकी मोसाद की और जो उनका आयरन ड्रोन है, उनकी दोनों की जो इंटेलिजेंस थी वो धरी की धरी रह गई। इजराइल ने सोचा नहीं था कि किस तरीके से आज, मतलब पिछले 24 घंटे में, एक नॉलेज पार्क के ऊपर और एक हॉस्पिटल के ऊपर ईरान ने अटैक कर दिया है। तो अभी तो थोड़े से इस समय बैकफुट पे हैं वो हिजबुल्ला और जो 3 उनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पर अगर वो दोबारा से एक्टिवेट होंगी तो इजराइल के लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें सबसे बुरा अगर कोई फंसा है तो बेंजामिन नेतन्याहू फंसा है,
और इसमें उसको रोकने के लिए उसे अमेरिका को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और ईरान की जनता जो है वो जितने आप बम मारोगे वो उतनी स्ट्रांग होगी। 10 करोड़ लोगों को आप रातों रात कोई भस्म नहीं कर सकते। तो इतना आसान नहीं रहेगा अमेरिका की मिलिट्री माइट के लिए भी एग्जैक्टली रजीम चेंज करना। और कल को एक बात मैं कहना चाहूंगा कि कल को अगर खुदा ना खास्ता, जैसे हम इंडिया के बारे में, पाकिस्तान के बारे में भी कहते हैं कि पाकिस्तान को हमें बैक फुट पे रखना चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान टूटता है तो सबसे बड़ी न्यूसेंस वैल्यू हमारे लिए है, हमारे जितने पोरस बॉर्डर है। तो इसी तरह अगर ईरान को कुछ होता है तो इतना बड़ा रायता फैलता है इस दुनिया में कि उसके बाद कौन संभाले नहीं संभलेगा। आपका इशारा बहुत साफ है, संभाले नहीं संभलेगा। मैं एक बड़ी खबर का रुख करता हूं, फिर आप लोगों से जस्ट हाँ या ना में बहुत छोटे छोटे जवाब लेकर इस प्रोग्राम को समाप्त करूंगा। बड़ी खबर यह कि इजराइल ईरान युद्ध में अमेरिका ने इजराइल की मदद जारी की। इजराइल पहुंचा अमेरिका का एक 14 कार्गो विमान पहुंचे, गोला बारूद और यहां पर आर्मी के उपकरण पहुंचे हैं। गोला बारूद की एक बड़ी खेप इजराइल पहुंची है। तो हम जो बात कर रहे थे, खबर हमारे पास आखिर में आ रही है, लेकिन एक बात इशारा मिलने लगा है, अगर 14 कार्गो प्लेन इजराइल पहुंचे हैं तो इसमें बड़ी खेप किस लिए। चलिए मैं एक छोटा छोटा सवाल सबसे ले लूं। मेजर जनरल जेके बंसल, आप सबसे एक एक करके सवाल का जवाब छोटे छोटे में बताइएगा। क्या ट्रुप नहीं, ट्रुप्स तो आने का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो ट्रुप्स तो दूर ही रहेंगे। ये तो सिर्फ जो है हवा में लड़ाई हो रही है, क्योंकि वहां पे किसी को एक दूसरे की जमीन को कब्जा करने का कोई इंटेंशन नहीं। ठीक है सर, मैं समझ गया। ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी, ट्रुप्स कहीं भी ग्राउंड पर उतर सकते हैं क्या? नहीं, मुझे लगता है कि ट्रुप्स इजराइल में ही पहले उतरेंगे। जिस तरह से ईरान की जो आर्सेनल है वो जैसे ही खत्म होगा और वो बैकफुट पे आता जाएगा, तो हिजबुल्ला और हमास के थ्रू वो चाहे वो कितने ही वीक हों पर एक नया फ्रंट खोलने की कोशिश जरूर करेगा। और हो सकता है हुतीज भी हिजबुल्ला के साथ किसी और अलग मार्ग से आके उसके साथ। यहां पर एक बड़ा सवाल यह, क्या हिजबुल्ला इतना मजबूत इस वक्त रह गया है कि नहीं रह गया? सुरेंद्र सिंह लाली सर, क्या आपको लगता है ट्रुप्स ग्राउंड पर उतरेंगे? आवाज नहीं, अनम्यूट करें सर, आवाज नहीं आ रही। आप किसकी बात कर रहे हैं? अमेरिका के ट्रूप्स की बात नहीं, कर रहे हैं? मैं दोनों देशों के, मैंने तभी बोला इजराइल के बॉर्डर पर ट्रूप्स उतरेंगे ईरान के बॉर्डर पर इजराइल के ट्रूप्स उतरेंगे। प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप के सिवाय कोई और होता तो मैं कहता बिल्कुल नहीं, पर ट्रंप साहब का पता नहीं कि वो सवेरे क्या बोलते हैं और शाम को क्या बोलते हैं, तो वो कुछ भी कर ठीक है, फिर मैं एम्बेसडर सुरेश गोयल पर ज्यादा भरोसा करूंगा, डोनाल्ड ट्रंप से कहीं ज्यादा। एम्बेसडर सुरेश गोयल, ट्रूप्स उतरेंगे क्या कहीं ग्राउंड पर? जी मुझे नहीं लगता कि इस पूरे एपिसोड में कहीं भी कोई ट्रूप उतरेगा। बातें होंगी, एयरबॉर होगी और उसके बाद में फिर देखा जाएगा। ठीक है, एरियल सुप्रीमेसी का यह दौर है, लेकिन नुकसान दोनों तरफ हो रहा है। हमारी चर्चा में आपने सभी मेहमानों को सुना, आप लोग तय कीजिए दर्शकों कि कौन सा मेहमान एकदम सटीक अपना एक्सप्लेनेशन सामने, एनालिसिस सामने रखता रहा। आप सभी का बहुत धन्यवाद, आपने इस खास प्रोग्राम के लिए अपना वक्त निकाला और मेरे साथ जुड़े। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।